नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक हो गए और अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर पा रहे होगे। तो जैसा कि अपनी क्लास चल रही है, अपनी जो पहली क्लास हुई है वो नंबर सिस्टम के ऊपर हुई है। तो नंबर सिस्टम में हमने जो पहली एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें जो पहला क्लास जो करी है वो किस चीज के ऊपर करी है, वो करी है बाइनरी कन्वर्जन की। यानी बाइनरी नंबर से हमने डेसिमल कैसे बनाना है, ऑक्टल कैसे बनाना है, हेक्साडेसिमल कैसे बनाना है, इसके ऊपर अपनी पूरी क्लास हो गई है और वो आपस में आप कन्वर्जन करना सीख गए होगे। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स के ऊपर। तो अपने आज सीखेंगे नंबर्स का वर्गीकरण, है नी, संख्याओं का वर्गीकरण करना। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है ना, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है ना दोस्तों। लेख पर मत जाना, लेख ऐसे ही है उल्टा सीधा सा। तो अपने सीखते हैं संख्याओं के वर्गीकरण पर। तो संख्याओं के वर्गीकरण में हमने सबसे पहले क्या लेना है, संख्याओं का वर्गीकरण करना है, क्योंकि संख्याओं का वर्गीकरण करना या फिर संख्याओं की पहचान होना बहुत जरूरी है। जैसे फिजिक्स अगर सीखना है तो फिजिक्स की शब्दावली सीखना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अगर केमिस्ट्री सीखना है तो केमिस्ट्री की शब्दावली बहुत जरूरी है। अगर बायोलॉजी सीखना है तो बायोलॉजी के जो शब्द लंबे लंबे हैं, अगर उनकी हम शब्दावली ना सीख पाएंगे तो हम बायोलॉजी कभी ना सीख पाएंगे। उसी तरीके से अगर हमें मैथ सीखना है तो मैथ की जो बेसिक एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम, तो उसमें भी नंबर्स जो पहचान है वो बहुत जरूरी है। और ये एक्सरसाइज अपने लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बेसिक का काम करेगी हमारे लिए मैथ में, ठीक है ना। उसी तरह से एक तरह से शब्दावली का जो काम करेगी मैथ में वो उस तरह से है। तो इसमें सीखेंगे संख्याओं कौन कौन सी संख्या होती हैं। तो सबसे पहले एक संख्या लेते हैं अपने, और उन संख्याओं में सबसे पहली जो संख्या है वो है अपनी सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या जो इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। और ये किस फॉर्म में लिखी जाती है, इसे लिखते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में। a प्लस आई बी की फॉर्म का मतलब है कि a जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, ठीक है ना, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और जो b रिप्रेजेंट करेगा i के साथ में जो लगा हुआ है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा i फॉर इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। ये कौन सी नंबर होगी, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। यानी i का मतलब हो गया इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या को थोड़ा समझ लें, इन्हें किससे शो करते हैं, इन्हें i से शो कर सकते हैं। और इन्हें जो रिप्रेजेंट होता है, इसका जो i का मान होता है वो कितना होता है, √-1 होता है, ठीक है ना। और ये कहां से आता है, ये इस तरह से, जैसे मान लो हमें √4 का मान निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ±2 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझसे कोई बोले कि भी √-4 का मान निकालो तो शायद मैं नहीं निकाल पाऊं, क्योंकि इसे मैं ले सकता हूं √4 और इंटू √-1। तो इसका मान कितना हो जाएगा, √4 का मान तो है लेकिन इसका मान मेरे पास ना है, तो इसके लिए क्या मान लिया गया, i मान लिया गया है। तो i का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, √-1। तो i का अगर √-1 है तो इसकी पावर अगर स्क्वायर कर दें तो i स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1। और अगर i की पावर 4 कर दें तो कितना हो जाएगा, +1। तो बस हमें ये मान तीन i के जो है वो आपस में याद रखने हैं। i की पावर 4 का मान और i की पावर i का जो मतलब i की पावर 2 का जो मान है वो जरूरी याद रखना है, ठीक है ना। अब ये हमें कहां पे हेल्प करेगा, मान लो वैसे तो कोई सवाल आता ना है, लेकिन अगर आ भी गया तो किस तरह के सवाल आ सकते हैं। जैसे मान लो हमसे सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर कि भी 8i की पावर 14 प्लस 10i की पावर 24 माइनस 9i की पावर 16, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर मान लो कोई सवाल पेपर में आ जाए तो कैसे करेंगे, जैसे हम क्या कर सकते हैं इसमें, 8i की पावर 14 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, i की पावर 12 इंटू i की पावर 2, ठीक है ना। 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10i की पावर 4 और गुणा कितना लिख सकता हूँ, 4×6 = 24, ठीक है ना। इस तरह से ये लिख लो चाहे तो इस तरह से, यानी 4 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से आ जाएगा, -9। i को कितना लिख सकते हैं, 4 की पावर 4, ठीक है ना, 4×4 = 16 इस तरह से। अब ये कर लिया। अब हमें पता है i की पावर 4 का मान 1 होता है, तो ये 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब इसका मान पूरे का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब 1 हो जाएगा तो इसका पूरे का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मान कितना हो जाएगा, +1। चलो मैं पूरी कर दे रहा हूँ, i स्क्वायर का मान कितना है, -1, तो इसका हम -1 लगा देंगे प्लस। ये है 10, i की पावर 4 का मान फिर से क्या लगाएंगे, +1, तो +1 की पावर कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है, -9। अब i की पावर 4 का मान कितना, 1, और 1 की पावर कितनी लगेगी, 4। तो इस तरह से हम जब सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +10 और ये हो जाएगा -9, ठीक है ना। तो इसका अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10, 8 और 9 कितने हो गए तुम्हारे, 8 8 16 17 17 और ये -17 हो गए, ठीक है ना। और प्लस का क्या हो गया, 10 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना,
माइनस के 70 में से प्लस के 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कोई सवाल होगा ऐसा आता है तो अपने आराम से कर देंगे। यानी आई का मान हमें लगाना आना चाहिए, आई की पावर 4 का मान और आई की पावर 2 का मान लगना है। इस तरह का कोई सवाल पेपर में आए तो आप आराम से कर सकते हो। या फिर कोई सवाल आ सकता है तो ऐसा आ सकता है कि भाई आई प्लस 1/i इसका मान बता दो कितना होगा, ठीक है ना। इस तरह के भी सवाल आपसे पेपर में हो सकता है। तो हमें क्या करेंगे, आई की ऊपर गुणा और आई की नीचे गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो आई प्लस आई ऊपर हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान लगा देंगे -1 तो कितना हो जाएगा, आई माइनस आई और आई में से आई गया तो कितना बचेगा 0। तो इस तरह से हमारे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, आई प्लस 1/i का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल पेपर में कभी आते हैं तो कर लेंगे, ठीक है ना, इस तरह का। तो ऐसे अगर बस इतना ही समझना है, काल्पनिक संख्याओं में हमसे इससे ज्यादा ना पूछ सकता, और अगर पूछेगा भी तो आप आराम से बता सकते हो इस तरह से सवाल, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें होगी। अब इससे आगे सीखते हैं, ठीक है ना। हमारी जो दूसरी संख्या है वो कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। यानी हमारा सारा जो खेल है वो वास्तविक संख्याओं का है। दुनिया में जितनी भी संख्या है वो कैसी संख्या है, वो वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो हमारा जो हेडिंग पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, रियल नंबर। यानी हमें जो क्लासिफिकेशन करना है रियल नंबर का, और इन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो दुनिया में मैंने बताया जितनी भी संख्या है प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, वो सारी सारी क्या है, प्लस इनफाइनाइट से लेके और माइनस इनफाइनाइट तक सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या है। अब नंबर लाइन हमने पढ़ी है भाई, नंबर लाइन में क्या होता है, 0 तो बीच में रखते हैं। इधर को जो संख्या है वो चलती है वो प्लस इनफाइनाइट तक कैसे चलती है, प्लस। इधर माइनस में चलती है माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो इधर को प्लस इनफाइनाइट में और इधर कैसे चलेगी, माइनस इनफाइनाइट में, बीच में क्या जाता है, 0 आ जाता है। तो ये हमारी नंबर लाइन है। तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे सारे कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। अब इस नंबर पे कैसे होते हैं, देखो इस नंबर लाइन पे भी मान लो यहाँ पे आ गया माइनस का 100, तो कभी आएगा माइनस का 50, ठीक है। फिर माइनस का 1 भी आएगा, फिर 0 आएगा। ऐसे इधर को चलेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1, फिर प्लस का 50, फिर प्लस का 100, ऐसे ही इनफाइनाइट तक बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब ये कैसे कैसे नंबर है, ये जो नंबर लाइन पर भी मैंने नंबर लिखे हैं वो है पूर्णांक, यानी पूरी पूरी डिजिट, ठीक है ना। इनके बीच में भी तो नंबर होंगे, जैसे मान लो 1 और 2 आ गए, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में 1.5 भी तो होगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट करता होगा। तो ये 1.5 कैसा हो जाएगा, ये कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्णांक से अलग हो जाएगी, यानी पूरी नंबर ना, ये आधी अधूरी नंबर है। तो इसको क्या बोलेंगे, दशमलव नंबर बोलेंगे। तो यहीं से हम पकड़ लेंगे कि वास्तविक संख्याएं कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो संख्याएं कैसे होंगी, एक होंगी हमारी जो पूर्णांक होंगे, यानी इंटीजर बोलेंगे उन्हें, ठीक है ना। पूर्णांक यानी इन्हें क्या बोला जाएगा, इंटीजर, पूर्णांक या फिर इंटीजर। दूसरे नंबर कौन से होंगे, इन्हें बोलेंगे दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं या फिर क्या बोलेंगे ना, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है ना। या तो बोलेंगे हम दशमलव संख्याएं या फिर क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर। तो ये दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं और वास्तविक पूर्णांक ये कौन से होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पूर्णांक, तो सारी संख्या हमारी निकल कर आ जाएंगी। तो सबसे पहले क्या पढ़ ले रहे हैं, पूर्णांक पढ़ रहे हैं। पूर्णांक टॉपिक क्या होता है, यानी इंटीजर क्या होते हैं। तो देखो इंटीजर कैसे होते हैं, जब इंटीजर को हम निकालेंगे पूर्णांक, तो इनका भी अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे क्लासिफिकेशन। इनको हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन, एक तो कर सकते हैं हम ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक में, और एक कैसा हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक में, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक में। यानी हमने पूर्णांक कैसे बांट लिए, ये जो पूर्णांक हमें दे रखे थे वो एक तो हमने बांट लिए धनात्मक में और एक इस तरह से बांट लिए ऋणात्मक में, ठीक है ना। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर में। अब जब हम नंबर लाइन देखेंगे तो देखो हम कहां से चलेंगे, ऋणात्मक में चलेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे और माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, सारे सारे नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो हमारी ये वाली लाइन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी इधर की, ठीक है ना। यानी माइनस इनफाइनाइट से -1 तक ये कैसे हो गए, सारे सारे ऋणात्मक हो गए। धनात्मक की अगर बात करेंगे तो क्या कहां से चलेंगे, +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक चलेंगे। +1 से इनफाइनाइट तक चलेंगे तो हमारे 0 से इधर के सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई धनात्मक पूर्णांक आ गए, ऋणात्मक पूर्णांक आ गए, 0 से इधर के सारे नंबर आ गए, 0 से इधर के सारे नंबर आ गए, लेकिन 0 कहां गया, 0 का भी तो क्लासिफिकेशन कहीं करना है, करना है। तो 0 कहां पे रखेंगे, तो 0 के लिए कैटेगरी अलग से बनाते हैं, ठीक है। इसे 0 को क्या बोलेंगे, उदासीन पूर्णांक बोलेंगे, उदासीन
पूर्णांक। तो शून्य हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा उदासीन पूर्णांक। यानी जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही क्या होता है ऋणात्मक होता है, वो कैसा होता है धनात्मक उदासीन पूर्णांक हमारा होता है। तो ये बात भी जरा याद रखनी है कि भी शून्य हमारा कैसा होता है, उदासीन पूर्णांक होता है। तो हमने ये क्लासिफिकेशन कर लिए, ऋणात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। यानी शून्य क्या है, शून्य एक पूर्णांक है, ठीक है, यानी इंटीजर नंबर है या पूर्णांक ना है, दशमलव संख्या ना है, ठीक है। ये बात जरा याद रखनी है। और वो भी पूर्णांक में बाद में पढ़ेंगे कि ये कैसा नंबर है पूर्णांक में भी। देखो शून्य के बारे में थोड़ी सी बातें कर ले रहे हैं। शून्य देखो, शून्य कैसी संख्या है, शून्य की अगर बात करें थोड़ी सी, तो शून्य ऐसी संख्या है कि भी शून्य से अगर आपको जैसे मान लो कहीं पे भी दे रखा है 1/0, ठीक है, अगर हमने जीरो से किसी संख्या को भाग दिया तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, यानी इनडेफिनिट आएगा, मतलब नॉट डिफाइन आएगा। यानी 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हमने 0 को किसी संख्या से डिवाइड किया तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 को हमने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि 0 कैसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जिसे दुनिया की प्रत्येक संख्या से भाग दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि 0 की एक खास बात कैसी है, 0 की खास बात है कि 0 को या शून्य को किसी भी संख्या से पूरा भाग दिया जा सकता है, ठीक है ना, दिया जा सकता है। ये 0 की एक अलग खास बात होगी। 0 क्या है, एक ऐसी संख्या है कि किसी भी संख्या से भाग दे तो पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है ना। और 0 अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक में भी कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। तो 0 जो आता है वो कैसा आता है, सम पूर्णांक आता है, ठीक है ना, सम पूर्णांक। अभी हम पढ़ेंगे सम संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से कट जाती है, तो उसमें मतलब हम क्या देखेंगे कि सम पूर्णांक 0 क्या आएगा, सम पूर्णांक में आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो 4 आ गया तो 4 से पहले कौन सा आएगा, 2 आएगा, 2 से पहले कौन सा आएगा, फिर 0 आता है, 0 से पहले कौन सा आएगा, फिर -2, -2 से फिर -4। तो इस तरह से ये वाले जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, सम पूर्णांक। आगे कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। तो 0 भी क्या आता है, वो पूर्णांक संख्या में आता है, पूर्णांक में भी कैसा, सम पूर्णांक में, ठीक है ना। तो इसकी बात इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दी, आप इसे देख लेना इस तरह से, ठीक है ना। अब चलते हैं अपना जो क्लासिफिकेशन करेंगे ना वो किस पे करेंगे, धनात्मक पूर्णांक पे। यानी हमारे जो पूर्णांक है वो कैसे हैं, धनात्मक जो पूर्णांक है उनके बारे में। तो अभी यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा सारा कि भी पूर्णांक और दशमलव संख्या क्या होती है, फिर पूर्णांक क्या होते हैं, उदासीन पूर्णांक कौन से, ऋणात्मक पूर्णांक कौन से और धनात्मक कौन से, ठीक है। तो अब करेंगे क्लासिफिकेशन किसका, धनात्मक पूर्णांक का। तो धनात्मक पूर्णांक के लिए अब इसमें कई सारी क्लासिफिकेशन है अभी धनात्मक पूर्णांक में, कि धनात्मक पूर्णांक से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं इसमें। तो देखो किस तरह से करेंगे, मान लो हमने ले लिया धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। अब इसमें संख्या कौन सी होती हैं, तो इसमें संख्या देखो कई तरह से होती हैं। जैसे मान लो एक हो जाएंगी अपनी प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कौन सी हो जाएंगी, नेचुरल नंबर। एक क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगी पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या। एक तो कौन सी हो जाएगी अपनी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी पूर्ण संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। और कौन सी आ जाएगी इसमें, देखो पूर्ण संख्याएं करेंगे तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 भी लेना पड़ेगा। चलो इसे कर देना। प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, तो प्राकृतिक कौन सी संख्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है, जिस जगह से गिनती स्टार्ट करते हैं, गिनती वाली संख्या, ठीक है ना। गिनती कब से स्टार्ट करते हैं, गिनती कभी स्टार्ट करेंगे तो ऐसा करेंगे ना भाई, 0 से तो कभी गिनती स्टार्ट होती ना है, 0 1 2 3 ऐसे तो कोई करता ना है। जब भी गिनती स्टार्ट करते हैं तो कितने से करते हैं, 1 से करते हैं। तो एक हमारी क्या होती है, प्राकृतिक। यानी सबसे छोटी संख्या में बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारी सारी संख्या कैसी हो जाएंगी, ये प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या कितने से स्टार्ट होती है, 1 से, तो कहां तक जाती है, प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। तो ऐसी संख्या हमारी सारी हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो देखो धनात्मक पूर्णांक का वो कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 0 भी लगाना पड़ेगा। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर, ठीक है ना। होल नंबर कौन से होते हैं, अगर ये जो प्राकृतिक संख्या दे रखी है, जो प्राकृतिक संख्या है हमारी, अगर उनके आगे हम 0 लगा लें तो पूरा का पूरा एक सेट बन जाएगा। तो पूरा का पूरा जो सेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 और कहां तक, इनफिनिट तक। तो ये पूरा का पूरा जो समुच्चय है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्याओं का सेट कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा पूर्ण संख्याओं का कोई भी मतलब पूर्ण संख्या अगर है इस तरह से,
तो हमें क्या करना पड़ता है, देखो ये वाली जो संख्याएं थी वो अभी प्राकृतिक जो थी वो अपूर्ण थी। अपूर्ण मतलब कैसे, जैसे मान लो हमें कोई संख्या लिखनी है तो 1 2 3 4 इस तरह से लिखा जाता था, 5 6 11, बाद में जब 10 लिखा जाता था 10 में लिखा जाता था, हिंदी में 10 लिख दो या फिर संस्कृत में 10 लिख दो, किसी भाषा में। लेकिन अगर ये जीरो जब से खोज हुआ है, जब से जीरो का मतलब इन्वेंशन कर दिया और जब से जीरो अपना आया, तो तब से क्या होने लगा, जब से मतलब ये संख्याएं जो थी 9 1 से लेके मतलब 9 तक, 1 से लेके 9 तक ये संख्याएं आधी अधूरी थी, जैसे इनके साथ में जीरो लगा तो ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, तभी से इन्हें क्या बोले जाने लगा, पूर्ण संख्याएं, मतलब इन्हें होल नंबर्स बोला जाने लगा। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, एक तरह से होल नंबर का सेट पूरा हुआ। तो बस इतना याद रखना है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर जीरो लग जाता है तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का एक सेट बन जाता है, समुच्चय बन जाता है। ठीक है ना, इसके बाद में जो अगली संख्या है वो कौन सी पड़ेगी, तो आगे पड़ेगी अपनी, देखो कौन सी पड़ेगी, सम संख्या। सम संख्या, फिर कौन सी आ जाएगी अपनी, विषम संख्या। सम संख्या है और कौन सी पढ़ी है आपने, विषम संख्या। फिर आगे पढ़ेंगे हम कौन सी, भाज्य संख्या है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं और कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक है ना, भाज्य और अभाज्य, अभाज्य और भाज्य संख्या। ठीक है ना, इस तरह से। तो इन संख्याओं को देखेंगे, देखो जो सम संख्या होती हैं, सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इनकी परिभाषा क्या होती है, जो 2 से कट जाए, यानी जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सम संख्याएं। जैसे 2 से सबसे पहले कौन सी कटेगी, 2, फिर कौन सी कटेगी, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर ऐसे इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी। तो इस तरह से हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सम संख्याओं में 2। ठीक है ना, वैसे तो 0 भी हमारा सम संख्या है, लेकिन हम धनात्मक में बात कर रहे हैं तो हमारा कौन सा आएगा, सबसे पहले 2 आएगा। ठीक है ना, इस तरह से विषम संख्या कौन सी होती है, तो विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से ना कटे, उन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या आएगा, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। ठीक है ना, अब ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी, 1 3 5 7 9 11, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे ये संख्या कौन सी कहलाएंगी हमारी, ये कहलाएंगी विषम संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है ना, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना, अभाज्य, अभाज्य संख्या होती है अपनी वो संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, या फिर हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है ना, तो इन्हें अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है ना, प्राइम नंबर। तो हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है ना, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2। ठीक है ना, अब 2 कितने से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी और 2 से कटेगी, तो 1 से कट रही है और खुद से कट रही है, तो ये 2 ही गुणनखंड है, केवल 2 संख्याओं से कट सकती है, 2 ही फैक्टर है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। इसके बाद में कौन सी आएगी, 3। अब 3 जो है 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, तो ये भी कितने से कट रही है, केवल 2 संख्याओं से। फिर देखेंगे 5 कितने से कट रही है, 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। अच्छा 4 की अगर बात करें, देखो 4 कैसी है, 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी, तो इसका मतलब है 4 जो है 3 संख्याओं से कट रही है, लेकिन कटनी चाहिए कितने से, केवल 2 संख्याओं से कटनी चाहिए। तो जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होंगे वही हमारी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, और इसके अलावा 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो हमारी अभाज्य संख्या ना कहलाएगी, फिर वो क्या बन जाएगी, हमारी भाज्य बन जाएगी। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। इसके बाद में अगर 6 करें तो फिर 6 भी कितने से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, तो ये भी 2 संख्याओं से ज्यादा से कट रही है, तो ये संख्या भी हमारी कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से अगली 2 के बाद में 3 5, फिर कौन सी आएगी, 7 आएगी, फिर कौन सी आएगी, 7 के बाद में 8 9 10, फिर 11 आएगी, तो ऐसे आगे इनफाइनाइट तक हमारी अभाज्य संख्या चलती रहेंगी। अब देख ले रहे हैं कि भाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है ना, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्याएं कहां पे लिखते हैं, चलो मैं ये रफ कर दे रहा हूं, पूरा है नहीं। अब भाज्य संख्याओं को भी देख ले रहे हैं चलते चलते, तो ये संख्याएं तुम्हें समझ में आ रही होंगी सब कि भी कौन कौन सी संख्या है, बस थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है इनके बारे में, सबके बारे में, कि भी कौन सी संख्या कैसी है
कौन सी संख्या किस तरह से आती है, ठीक है ना। तो सबकी पहचान होना बहुत जरूरी है। तो अब देख लेना है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं क्या होते हैं, इन्हें बोला जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएंगे हमारी, वो कहलाएंगे भाज्य संख्या, ठीक है ना। जिनके दो से ज्यादा, और अभाज्य कौन सी, जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। तो ऐसी संख्या सबसे पहले कौन सी पड़ती है, चार पड़ती है। देखो चार कौन से पड़ेगी, एक से भी कट जाएगी, दो से भी कट जाएगी और चार से भी। तो दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो ये क्या कहलाएगी, हमारी भाज्य कहलाएगी। इसके बाद में कौन सी आ जाएगी, छह आ जाएगी, एक से भी कट जाएगी, दो से भी कट जाएगी, तीन से भी कट जाएगी, छह से भी। तो ये भी क्या है हमारी, ये भी हमारी क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है। इसके बाद में कौन सा आएगा, सात तो आएगी ना, फिर आएगी आठ, आठ एक से भी कट जाएगी, दो से भी कट जाएगी, चार से भी कट जाएगी, आठ से भी कट जाएगी। फिर कौन सी आएगी, नौ, नौ एक से भी कट जाएगी, तीन से भी कट जाएगी और नौ से भी कट जाएगी। तो नौ कैसी है हमारी, देखो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछे तो चार ही है, लेकिन अगर सबसे छोटी विषम भाज्य पूछे तो फिर हमारी संख्या कौन सी है, फिर नौ आंसर आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भाज्य संख्या को भी याद रखना है, भाज्य नौ। ऐसे आगे कौन सी आएंगी, आगे इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी, 10, 12, 14, 15 इस तरह से, ठीक है ना। तो आगे आप, तो कुछ संख्याएं अपनी और रह गई हैं, जैसे कि एक संख्या है को प्राइम नंबर, ठीक है ना। को प्राइम नंबर, इसे हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, सहअभाज्य संख्या होती है ऐसी कोई सी भी दो संख्या ले लो, कोई सी भी दो संख्या जो अभाज्य होती हैं वो कैसे कहलाएंगे, सहअभाज्य, है नी। कोई भी दो अभाज्य संख्याएं को प्राइम कहलाती हैं, ठीक है ना। तो कोई सी भी दो अभाज्य संख्या ले लेंगे तो क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। जैसे 7 और 11 ले लिया मैंने, ठीक है ना, 5 और 7 ले लिया, ठीक है, 2 और 17 ले लिया। ये पेयर कैसे कहलाएंगे, आपस में एक दूसरे की सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखनी है कि को प्राइम नंबर कौन सी होती हैं। और इन्हीं से मिलती जुलती संख्याएं एक और होती हैं, एक होती है रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है ना। इन्हें बोलते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या। अब ये कौन सी संख्या होती है सापेक्ष अभाज्य, तो कभी भी रिलेटिव प्राइम नंबर पूछे तो रिलेटिव प्राइम नंबर कौन सी होती है, जिनका मासा एक होता है, ठीक है ना, जिनका मासा एक होता है। यानी ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक होगा वो कैसी कहलाएंगी हमारी, वो रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाएंगी, ठीक है ना। जैसे अब इसमें अभाज्य संख्या भी हो सकती है, भाज्य संख्या भी, बस हमें मतलब किससे रहेगा, मासा से। अगर मासा एक है तो वो कैसे कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम। और अगर कोई सी भी दो अभाज्य संख्या उठा लें तो वो कहलाएंगी तुम्हारी को प्राइम नंबर, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखनी है, जैसे मान लो इसमें एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे मान लो 2 है और 5 है तो ये भी हो जाएगा। एक में ले लूं 3 और 5, ये भी हो जाएगा। एक में ले लूं 3 और 10, ठीक है ना, 3 और 10। अब 3 और 10 में ध्यान देने वाली बात ये है कि 10 जो है वो एक हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है, लेकिन 3 और 10 का जो मासा है वो तो एक ही होगा ना, तो मासा एक होना चाहिए बस। तो इसका मतलब है कि आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि सारी जितनी भी को प्राइम नंबर होती हैं वो सारी की सारी रिलेटिवली प्राइम नंबर होती है, यानी सभी सहअभाज्य संख्याएं सभी सापेक्ष अभाज्य होंगी, लेकिन सारी सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य ना होती है, ठीक है ना। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक नंबर और होती है, इसे बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो इस नंबर को भी देखते चलना है, ट्विन प्राइम। ये नंबर कौन सी होती है, तो ट्विन प्राइम कौन सी होती है, तो ट्विन प्राइम होती है ऐसी दो संख्या या कोई सी भी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 होता है, ठीक है ना। तो दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 2, तो वो क्या कहलाएंगी हमारी ट्विन प्राइम। जैसे मान लो 5 है 7 है, ठीक है, 2 का अंतर है,
17 है, 19 है। ये आपस में क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम कहलाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही प्राइम ट्रिपलेट भी होते हैं, ठीक है ना। एक पेयर होता है 3 3 का, प्राइम ट्रिपलेट का, तो इसे भी थोड़ा सा याद रखना है, प्राइम ट्रिपलेट। अगर कोई सी भी लगातार 3 संख्या उठा लो अभाज्य, तो वो क्या कहलाएंगे? प्राइम ट्रिपलेट। जैसे मैंने 2 ले लिया तो फिर 2 के साथ में 3 और 5, ये क्या बन गया? प्राइम ट्रिपलेट। ऐसे अगर मैंने 5 लिया तो 7 लेना पड़ेगा, और 7 के बाद में कौन सा लेना पड़ेगा? 11। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? प्राइम ट्रिपलेट कहलाती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी बातें याद रखनी है इस तरह से। तो ये अपनी संख्या हो गई। अब देखो एक टाइप हमने छोड़ दिया था, हमने जब वो टाइप कर रहे थे वास्तविक संख्याओं को जब बांट रहे थे, तो वास्तविक संख्याएं करते करते हमने एक तरफ बांटी थी कि भी वास्तविक संख्याओं में एक बांटी थी पूर्णांक और एक बांटी थी हमने दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याओं को हमने छोड़ दिया है, तो उन्हें और कर ले रहे हैं, ठीक है ना। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याएं कैसे कैसे करेंगे? डेसिमल नंबर। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। एक तो होती है रिपीटिंग, ठीक है ना, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। ये तो हो गई तुम्हारी रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और ये कौन सी होगी? नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इस तरह से जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर होंगी वो कैसे होंगी? पॉइंट के बाद में अगर कोई संख्या रिपीट करती है दशमलव के बाद में बार बार, तो वो रिपीटिंग में आ जाएगी। जैसे 0.5555 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इस तरह से। नॉन रिपीटिंग में क्या होगा? कोई संख्या रिपीट ना करेगी, जैसे 5 3 5 1 3 4 5 6 1 2 3 5 8 7, मतलब कोई भी इररेडुअल में संख्या चलेगी, तो ये कैसी कहलाएगी? नॉन रिपीटिंग कहलाएगी। और ये वाली संख्या कैसी कहलाएगी? ये रिपीटिंग कहलाएगी। जो संख्याएं रिपीट करती है दशमलव के बाद में, उन्हें स्टॉप करा जा सकता है, रोका जा सकता है। इसी वजह से इन संख्याओं को क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग बोला जाता है, यानी हम इन्हें टर्मिनेट कर सकते हैं। यानी टर्मिनेटिंग नंबर भी कौन सी कहलाती है? ये वाली। तो ये वाली कैसी कहलाएंगी? ये कहलाएंगी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नंबर कौन सी होंगे? इसे टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं? इसे लिखा जा सकता है 0.5 पे बार, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्या हो गई? अपनी टर्मिनेट हो गई, क्योंकि जो संख्या रिपीट करती बार बार उसके ऊपर क्या लगाकर रोक सकता है? बार लगाकर रोका जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जिनके ऊपर रिपीट नंबर ना कर रहा है तो उन्हें हम नहीं रोक सकते, तो ये कैसी कहलाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी इन्हें हम जब रोक सकते हैं, तो इन्हें P/Q की फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5/9 भी लिख सकते हैं। बार हटाएंगे तो किस में कन्वर्जन हो जाएगा? 5/9 में। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में आ गई? P/Q की फॉर्म में। और जो संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उन्हें? रेशनल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? परमेय संख्याएं। तो आज आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भी परमेय संख्याएं कहां से निकल कर आती हैं। तो इस तरह से दशमलव संख्याओं में से इस तरह से ये प्रारूप निकल कर आता है परमेय संख्याओं का, ठीक है ना। तो परमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है, रेशनल नंबर। अब इधर कौन सी हो जाएंगी? नॉन रेशनल नंबर, ठीक है ना, या फिर इन्हें बोलेंगे अपरमेय संख्याएं। जो संख्याएं परमेय ना होंगी, अपरमेय संख्याएं, वो क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जा सकता है, उन्हें क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। एक यहाँ पे एग्जांपल याद रखना है पाई का। तो पाई जो है वो कैसी है? अपरमेय संख्या है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि पाई का मान जो होता है ना 22/7, जब पाई अपरमेय संख्या है तो उसका जो मान है 22/7 वो भी अपरमेय होगा। लेकिन पाई का मान तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है 22/7 होता ही ना है, ठीक है ना। ये इसका मानना होता है, बस सवाल करने के लिए थोड़े बहुत वैल्यू से लगा लेते हैं, कम थोड़ा लमसम इसका मान बराबर होता है। पाई का जो रियल मान होता है वो इसके बराबर ना होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? जो 22/7 होता है, 22/7 तो हमारी कैसी नंबर है? 22/7 हमारी परमेय संख्या ही है। लेकिन पाई जो है वो अपरमेय संख्या है। तो पाई को हमें अपरमेय संख्या में रखना है और 22/7 को किस में रखना है? तुम्हारा परमेय संख्या में रखना है, ठीक है ना। और भी कोई परमेय संख्याओं के अपरमेय संख्याओं के एग्जांपल, तो जैसे अभाज्य संख्या है कोई, √3 है, √5 है, √7 है। ये सब संख्याएं जब सॉल्व करेंगे तो इनके कैसे आएंगे? तुम्हारे अपरमेय संख्याओं के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है ना।